नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताएंगे और इससे जुड़े नियम कानून बताएंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित कानूनों को संकलित करता है और भागीदारी के व्यापार और वाणिज्य को निश्चितता प्रदान करता है। कोई भी व्यापार जो किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसे व्यापार की भागीदारी कहा जाता है। व्यापार का क्षेत्र आकार अगर बड़ा हो तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलकर यानी साझेदारी के रूप में व्यापार चलाना होता है। किसी भी व्यापार को कई प्रकार से अर्थात प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, HUF और साझेदारी फर्म के रूप में चलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है कि उसका संचालन किस रूप में किया जाए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कारोबार में साझेदारी के नियमों को पेश करता है। ये तो थी भारतीय साझेदारी अधिनियम से जुड़ी बुनियादी जानकारी और आज भारतीय साझेदारी अधिनियम या पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी आपको पार्टनरशिप एक्ट विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अभिजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपको एक बार फिर से विषय के बारे में बता देते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे और अगर आप कोई भी कानूनी सहायता चाहते हैं इस मुद्दे पर तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर हैं 01206127 और दूसरा नंबर है 6127 तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और हमारे जो अधिवक्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानूनी विशेषज्ञ जी, उनसे पहला सवाल चट्टोपाध्याय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, हमारा बिजनेस वर्ल्ड में जो हम लोग का एग्रीमेंट करते हैं हम लोग कोई ना कोई बिजनेस की तहत, तो वो बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस की नोमेनक्लेचर क्या होगा और कैसे आगे बढ़ेगा, ये सारे चीज के लिए हमारा कई सारे कानून है। उसमें से एक है पार्टनरशिप एक्ट। जैसे हमारा कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की 2-3 तरीका नोमेनक्लेचर होता है। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, एक LLP हो सकता है, एक 1 पर्सन कंपनी हो सकता है। तो ऐसे कई सारी कंपनी हो सकता है। उसमें से एक है पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप फर्म। तो एक पार्टनरशिप कंपनी कैसे होता है और पार्टनरशिप कंपनी की चलेगा कैसे, इसका सिस्टम क्या रहेगा, ये सारी चीज हम लोग जानकारी के लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हुआ था। उसी के तहत हम लोग पार्टनरशिप कैसे बिजनेस होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन कौन इसमें रहता है और कैसे पार्टनरशिप एक्ट को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये सारे चीज उसमें लिखा होता है। तो ये है मोटा मोटा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 की इंट्रोडक्शन है। अभी 2013 में मैं इसके साथ साथ एक चीज हम बोलना चाहते हैं। 2013 में भारत सरकार ने एक नया कानून लेके आया जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम पे जाना जाता है, LLP। ये LLP भी एक तरीके का पार्टनरशिप भी हो गया, लेकिन LLP की रजिस्ट्रेशन जो पहले पार्टनरशिप एक्ट जो तहत जो होता है वो नहीं होता है। LLP की रजिस्ट्रेशन होता है ROC की तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रजिस्टर ऑफ कंपनी। ये LLP की एक नया कानून आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी पार्टनरशिप है और हमारा अभी जो डिस्कशन की सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है पार्टनरशिप एक्ट,
ये भी पार्टनरशिप फर्म भी है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क ये है कि ये पार्टनरशिप जो हम बात कर रहे हैं जिसकी पार्टनरशिप एक्ट के तहत, ये हमारा रजिस्टर्ड होता है असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ फर्म इनके पास होता है जी। और जो पार्टनरशिप मैंने अभी बोला, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उनका रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। तो ये दोनों में अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन के लिए एक अंतर है। ये है मोटा मोटा पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन। जी अभिजीत जी 4 तरह की पार्टनरशिप क्या होती हैं, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, पार्टनरशिप तो 4 तरह का नहीं, जैसे कि हमारा कभी कभी होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उनका एक कंपनी हो सकता है, जो बिजनेस हमारा पारिवारिक तौर से होते जा रहा है एक एक काम के लिए, तो वो एक पार्टनरशिप हो सकता है। जैसे वहाँ पे सिर्फ बिजनेस जो करते हैं वो हमारा एक पारिवारिक पुश्तैनी बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं फैमिली बिजनेस है। एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बिजनेस। अगर ऐसा होता है कि हमारा कभी बाबा दादा उन्होंने कोई बिजनेस चालू किया था, जैसा कि हमारा इसमें एक काम है मिताक्षरा और तायभागा लॉ के सक्सेशन एक्ट में। अगर ये सक्सेशन एक्ट जहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब एप्लीकेबल है, वहाँ पे एक फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली लॉ अनडिवाइडेड जो पार्टनरशिप होता है वो चलता है। तो जैसा कि हमारा दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, ये सारे चीज में ये हिंदू अनडिवाइडेड पार्टनरशिप चलता है आज भी। और एक रह गया पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, एक रह गया पार्टनरशिप एट विल, और जो मैंने आपको एलएलपी के बारे में बोला कि जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जी, ये अभी नया इंट्रोडक्शन हुआ 2013 में। तो अभिजीत जी एक आदर्श भागीदारी जिसे बोला जाए कि अच्छी और सही पार्टनरशिप के क्या क्या आवश्यक नियम होते हैं? देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए तो मिनिमम एक आदमी को मेजर होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस में जुड़े हुए उनका कोई स्पेशल नॉलेज अगर हो सकता है तो उनको ले सकते हैं। बिजनेस किस चीज का हो रहा है उसी के तहत पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट बनता है। ये एग्रीमेंट इज मस्ट दैट जो पार्टनर इसमें आएगा, 1 2 3 4 जो भी पार्टनर आएगा, उन सभी की पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत इनके साथ एक चुक्ति होता है, एग्रीमेंट होता है। तो उसी में सारे चीज लिखना पड़ता है कि वो लोग कैसे चाहते हैं। तो किसी को पार्टनर अगर लेना है बाहर से, अगर फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पे फैमिली छोड़ कर किसी को नहीं ले सकते। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो वहाँ बाहर से लेने के लिए उसका एक कंडीशन भी दे सकते हैं। वो तो जो पार्टनरशिप बनाएगा ना उनका जिम्मेदारी है। जी, जैसे साझेदारी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं? अगर 2 लोग पार्टनरशिप में हैं तो उस फर्म का पंजीकरण भी होगा, तो जब पंजीकरण करना होगा तो उसके लिए दस्तावेज जो हैं वो क्या आवश्यक दस्तावेज माने जाएं? एक पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम जो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इनका एड्रेस प्रूफ चाहिए, इनका एज प्रूफ चाहिए, और इनके साथ साथ जो है फोटो भी चाहिए, और इनके साथ जो है एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हम पहले भी बोल चुके हैं, बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ एक पार्टनरशिप नहीं बन सकता। जी, समझौता करार के बारे में बताइए अभिजीत जी कि किन किन नियमों से ये संचालित होता है? देखिए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बोलते हैं, समझौता पत्र जो होता है, ये 2-3 पार्टियों के साथ हो सकता है। जैसा मैं एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि गुजरात में इन्होंने एक बुलेट ट्रेन के बारे में बोला था, तो जापान के साथ इन्होंने एक एमओयू किया है, भारत सरकार। तो ये एमओयू जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई एक पार्टी फाइनेंस कर रहा है, कोई एक पार्टी उसमें परमिशन दे रहा है, कोई एक पार्टी उनको एग्जीक्यूट करेगा, कोई एक टेंडर मिलेगा किसी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई एक पार्टी उसमें जुड़ेगा जो काम एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये काफी सारी चीज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा होगा, जहां जिसके तहत आगे की मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कैसे एग्जीक्यूट होगा वो उसमें सारे के सारे चीज लिखा रहेगा। जी अभिजीत जी, अगर किसी साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मौत हो जाती है या कोई और घटना घट जाती है तो किसी विधवा या बच्चों द्वारा वार्षिक के रूप में लाभों में अंश की प्राप्ति उनको फर्म का भागीदारी नहीं बनाती है, इस स्थिति के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। नहीं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक सीधा सीधा लिखा रहते ही है कि दी पार्टनर्स इंक्लूड इट लीगल एयर्स असाइन, उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है। लीगल एयर्स की मतलब भी हो गया जो सक्सेशन में आ रहा है, या तो असाइन, इसका मतलब अगर मैं पार्टनर हूँ और मैं तपन मंडल करके जो हम असाइन कर रहे हैं कि नहीं वो मेरे तरफ से वहां पे पार्टनरशिप रहेगा तो वो रह सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा डेथ हो गया तो उसमें मेरा जो परिवार की, मेरा वाइफ हो सकता है, मेरा बच्चे हो सकते हैं, वहां पे सीधा सीधा लिखा है फर्स्ट पार्टी और ही लीगल या सक्सेसर एंड असाइन। इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो सक्सेसर रहेगा, चाहे उसका बीवी हो बच्चे हो। आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर बच्चे माइनर हो तो कैसे होगा। ये बात सही है कि वहां पे एक कंडीशन हो सकता है कि बच्चे अगर माइनर है तो बच्चे की अगर मम्मी होता तो बच्चे पार्टनर में हो सकते हैं, लेकिन विद गार्जियन ऑफ हिज लीगल गार्जियन ऑफ हिज मदर, तो बच्चे की जो मम्मी है वो उसका लीगल गार्जियन के तहत वहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं। अगर बच्चे की मम्मी भी नहीं है तो वहाँ पे पार्टनर बनने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कोर्ट किसी को परमिशन देगा, उसी के तहत उसमें पार्टनरशिप ऐड करता है। अभिजीत जी, अधिकतम तथा न्यूनतम साझेदार कितने होने चाहिए? देखिए, अभी पहले पार्टनरशिप में ये था कि मिनिमम 2 पार्टनर हमें जरूरत है। पार्टनरशिप मतलब ही हो गया कि दोनों पार्टी नहीं होगा तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा जी। लेकिन 2013 में 2013 में जो नया कानून आया, मैंने आपको पहले बताया था कि लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसी के तहत हम 1% कंपनी भी कर सकते हैं। अभी कंपनी एक्ट में भी अमेंडमेंट आया, वहाँ पे भी आप 1% पार्टनर बन सकते हैं, 1% 1 डायरेक्टर पार्टनरशिप बन सकते हैं। तो ये अभी नया कानून में ये सारे अमेंडमेंट आया। अभी फिलहाल कोई भी पार्टनरशिप अगर हमको करना है तो मिनिमम एक हमकी जरूरत तो है ही, उसमें एलएलपी कर सकते हैं, और 2 मिनिमम पार्टनरशिप है जहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के तहत हमें रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर पार्टनरशिप के पास। अभिजीत जी, पार्टनरशिप कौन बन सकता है और कौन नहीं, इसके लिए भी कोई कानूनी नियम कायदे कानून है कि किसको पार्टनरशिप बन सकता है कौन नहीं? कोई भी कंपनी में पार्टनरशिप कोई भी हो सकता है, पार्टनर कोई भी लेते हैं जी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई किसी का नाम पे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसका नाम पे कुछ बदनामी है, तो इन लोगों को आप पार्टनरशिप में लेने में दिक्कत है, क्योंकि आगे जाके कोई ऑर्डर या तो कॉन्ट्रैक्ट या तो कोई भी एग्रीमेंट करने से माना कर सकते हैं कि इनके साथ जो पार्टनर जुड़े हुए हैं इनके नाम पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो इसी को हम नहीं देंगे। तो इसीलिए देखा जाता है कि कोई भी पार्टनरशिप के लिए हम जिस पार्टनर को हम चुनते हैं तो उनका कैरेक्टर क्या है, उनका नाम पे कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं, ये सारी चीज दिखा जाता है जी। अगर एक साझेदारी फर्म पंजीकृत नहीं है तो फर्म और भागीदारों को किन लाभों से वंचित होना पड़ सकता है? क्या अधिकार प्रभावित होते हैं? सेक्शन 69 में यहाँ पे सालासर लिखा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी ए रजिस्टर्ड वन। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो पार्टनरशिप की कोई भी पार्टनर या तो और किसी के नाम पे ना तो केस कर सकता है, ना तो कोई केस कर सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना हमारा सामने वाला कर सकता है। मान लीजिए मेरा एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और मैं किसी एक दोस्त को मैंने कोई सामान सप्लाई किया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, तो अगर हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगा तो मैं उसके ऊपर ना तो हम कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं,
ना तो वो मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते। जी अभिजीत जी, पार्टनरशिप फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड वन। जी बिल्कुल, जल्दी से एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके गठन के तुरंत बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इस प्रावधान के बारे में बता दीजिए संक्षिप्त में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया 69A में रजिस्टर ऑफ फर्म्स की बात, उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन एक पार्टनरशिप अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत हो रहा है तो पहले ही इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनका फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे चीज होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भेजना पड़ता है। ROC में ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर होता है। तो किससे मतलब हो गया, अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत कोई पार्टनरशिप हम बना रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें हमको रजिस्ट्रेशन की जरूरी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन में मैं बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन में मैं बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बिना रजिस्ट्रेशन के तहत हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और कोई भी बिजनेस शुरू करता है पार्टनरशिप की तो वो पार्टनरशिप जरूर रजिस्ट्री कराए, चाहे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत करे, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत करे। जी अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।